नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। विनोद शर्मा टॉक शो में नोएडा शहर के अनसुने किस्से में हम अलग अलग क्षेत्र से जो लोग नोएडा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनको आपके सामने ला रहे हैं और उनके योगदान की चर्चा हम इस शो में करते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स को ला रहे हैं जिन्होंने नोएडा के उद्योगों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिनको लोग आर के सिंह जी के नाम से जानते हैं और उनका पूरा नाम है राम किंकर सिंह जी। राम किंकर सिंह जी एडिशनल कमिश्नर इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ यूपी से रिटायर हुए हैं और वो 2007 तक यानी 98 से 2007 तक गौतम बुद्ध नगर में जीएमडीआईसी के रूप में काम किया है। आप ग्रेट नोएडा में भी ओएसडी के रूप में काम कर चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में 2007 से 2014 तक काम किया है। मैं आज के शो में समय देने पर स्वागत करता हूं। सिंह साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। एक अच्छे आयोजन के लिए आपको मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा और मुझे जोड़ने के लिए भी आपका मैं आभारी हूँ। सर, नोएडा शहर इस बार 49 वर्ष का हो गया और 50वें वर्ष में शुरुआत हो रही है नोएडा की। और ऐसे में हम जो लोग, क्योंकि नोएडा एक औद्योगिक नगर है और 1976 में यूपी इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत नोएडा का गठन हुआ। उद्योगों को, ये नोएडा का को यूपी का सो विंडो भी कहा जाता है उद्योग के मामले में। और आप 98 से 2007 तक यहाँ रहे हैं, तो उसकी चर्चा करने के साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने उस दौर की चर्चा करें जब आप अपने पैतृक घर से, जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपकी शिक्षा हुई, और किस तरीके से आपका अपने घर से नोएडा तक का सफर जो हुआ वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी सिंह साहब। बहुत ही रोचक आपने प्रसंग जी उठाया है जी और सचमुच नोएडा आना मेरे लिए न कभी सोचा गया था, ऐसा दिमाग में आज भी विद्यमान है। जी जब मैं अपने जनपद वाराणसी के गांव, एक कैथी गांव है जो बहुत ही मशहूर गांव है वाराणसी का जी। और वहाँ का सबसे शिक्षित गांव भी है, हम्म। एक बहुत उन्नत गांव है। और नोएडा से ग्रेटर नोएडा की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी वाराणसी से मेरे गांव कैथी की है। जी। बहुत रमणीक जगह है। हम्म। इसलिए भी रमणीक है कि पर्यटन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से। हम्म। पर्यटन की दृष्टि से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ गंगा और गोमती जो दो नदियां हैं दोनों आपस में मिली हुई है, वो संगम है। हम्म। और वहीं उसी गंगा तट पर ही, संगम तट पर ही, एक मार्कंडे महादेव का बहुत मशहूर मंदिर है जो काशी विश्वनाथ के बाद दूसरे नंबर पर आता है वाराणसी में। जी। तो ऐसे वेल कनेक्टेड, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा कनेक्टेड इस समय आप देख रहे हैं, वैसे ही वेल कनेक्टेड वाराणसी और कैथी है। जी। तो उस गांव से आता हूँ और पढ़ा लिखा गांव है, शिक्षित गांव है। 1949 से उस जिले में, उस गांव में प्रशासनिक अधिकारी आना शुरू हो गए थे और अब तक वो लगातार सिलसिला जारी है। हम्म। उसी एक कड़ी में मैं भी हूँ। मैं भी अपनी पढ़ाई कुछ दिन गांव में करने के बाद जी। जौनपुर के टीडी कॉलेज में और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ गया। हम्म। और फिर 1982 बैच में पीसीएस एलाइट के रूप में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। और उद्योग विभाग हम्म। का पद, जो पहले जिला उद्योग अधिकारी हुआ करते थे उस समय, जी। उसका नया नाम परिवर्तित हुआ जॉर्ज फर्नांडीज साहब के समय में। और उसको पूरे भारतवर्ष में जिला उद्योग केंद्र के नाम एक संस्था बना दी गई। हम्म। और वहां पर एक जनरल मैनेजर, उसका मुख्य कर्ता धर्ता करने वाला अधिकारी बनाया गया। और पूरे भारतवर्ष में एक रूपता रखने के लिए कि आप किसी भी जिले में जाएं हम्म। तो वहां एक जैसे पदनाम से लोग समझ सकें कि कौन है। हम्म। तो इस तरह से मैं उद्योग विभाग में आया हम्म। और बड़ी बड़ी कोशिश थी कि मुझे पुनः प्रयागराज में ही इस पद पर तैनात कर दिया जाए ताकि मैं सिविल जी। सर्विस में आईएएस के रूप में अपनी सेवा दे सकूं और हम्म। सिलेक्ट हो जाऊं।
हम्म। मगर नियति को कुछ और मंजूर था। जी। और मेरी तैनाती मेरे चाहने के बावजूद उन्होंने ऐसे, उस समय के अधिकारी ने कहा कि, हम्म। और वही बड़ा रोचक किस्सा है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको इलाहाबाद, उस समय जो आज प्रयागराज है उसे इलाहाबाद कहते थे, जी जी। कि आपको इलाहाबाद दे दूंगा अगर हम्म। आप यह सिद्ध कर दें कि 2+2=5। अच्छा। हम्म। हाँ। हाँ। और उन्होंने अपने, उस समय तो सेक्रेटरी इंडस्ट्री हुआ करते थे, तो वो अपने जहाँ वो बैठते थे उस चेयर के पीछे उन्होंने ब्रास में 2+2=5 लिखवा रखा था। अच्छा। हाँ, तो मुझसे उन्होंने कहा अगर आप ये बता दें यह सही है या गलत, तो अगर सही 5 होगा तो मैं आपको इलाहाबाद भेज दूंगा, और नहीं तो जहां मैं चाहूंगा वहां भेजूंगा। हम्म। मैंने कहा सर मैं बहुत गणितज्ञ नहीं हूँ, और न मेरा साइंस स्ट्रीम है, मैं तो सोशल स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ, हम्म। और मैं जानता भी नहीं कि आप कहाँ मुझे भेज देंगे। मेरी इच्छा है कि मैं अपने और करियर के लिए मुझे वहाँ इलाहाबाद भेज दीजिए। बहरहाल मैं तो 2+2 4 ही जानता हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा फिर तो मैं आपको जहाँ चाहूंगा मैं भेजूंगा। फिर उन्होंने मुझे गाजियाबाद भेज दिया। अच्छा। तो इस तरह से गाजियाबाद आ गया। और जो जनरल नॉलेज में हम लोग 1976 में जब नोएडा की स्थापना जी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में हुई थी यूपी के, हम्म। तो हम जनरल नॉलेज में नोएडा जानते थे। मैं जी। अदरवाइज नोएडा को देखना समझना तो हम्म। दूर की बात है। हम्म। लेकिन जब गाजियाबाद आ गया तो मालूम हुआ कि नोएडा इसी का एक पार्ट है। हम्म। उस समय गाजियाबाद जिले का पार्ट हुआ करता था, हम्म। यद्यपि औद्योगिक विकास की दृष्टि दृष्टि से बिल्कुल सेपरेट था, और नोएडा के सीईओ इसके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। इस नाते डिस्ट्रिक्ट्स में रहकर भी ये एक अलग स्टेटस रखता था। जी जी। तो बार बार उस एंगल से तो नहीं आना होता था, लेकिन यह है कि नोएडा आना और नोएडा को देखने का अवसर मिला। हम्म। तो सर जब पहले दिन आप नोएडा आए, चाहे गाजियाबाद में रह के आए या दिल्ली से या कहीं आए, पहली बार जब नोएडा आए तो आपने क्या देखा? नोएडा उस समय इतना विकसित नहीं था, क्योंकि बताया मैंने कि 76 में इसकी स्थापना जी। भले एक्ट के मुताबिक हो गई थी, मगर इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ 1978 के बाद। हम्म। सड़कें बनना और प्लानिंग्स के अनुसार सेक्टर को डिवाइड करना। हम्म। तो मैं जब 1984 के हम्म। किसी महीने में आया यहाँ, सितंबर के महीने में मुझे याद है, जी जी। तो एक अलग सेक्टर के रूप में डिवीजन देख करके मुझे बड़ा मजेदार लगा कि जहाँ गाजियाबाद में राजनगर, कवि नगर, शास्त्री नगर, इस तरह के मोहल्ले के नाम हैं, हम्म। यहाँ सेक्टर 1 2 3 4 5। हम्म। और उस समय के जो अधिकारी थे जिनसे मैं मिला, उन्होंने कहा कि नहीं, 1 से लेकर के सेक्टर 12 तक वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है कि 1 से 12 इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर 12 के बाद रेजिडेंशियल सेक्टर है। हम्म। तो बड़ा मजेदार लगा सेक्टर का डिवीजन। और नोएडा में या उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूँ कि सेक्टर का नामकरण अगर कहीं से शुरुआत हुआ है तो वो नोएडा है। हम्म। तो ये तो मेरी पहली अनुभूति थी नोएडा से। और चूंकि केवल फेज 1 उस समय, जिसे 1 से 12 तक कहते हैं, वही आकार ले रहा था जी। 1984 में। हम्म। और शहर अभी बसा नहीं था। हम्म। ज्यादातर लोग गाजियाबाद से आते थे या दिल्ली से आते थे, हम्म। काम करते थे और फिर वापस चले जाते थे। हम्म। तो सिवाय 14A के जहाँ पर कुछ सरकारी अधिकारियों के क्वार्टर्स थे, बाकी तो ऐसा था नहीं। हम्म। तो 84 की नोएडा की मेरी जो आने की और समझने की बात हुई, वो तो ये इंटरेस्टिंग रहा। फिर हम्म। मैंने महसूस किया कि ठीक है, अगर सेक्टर 1 से 11 की बात की जाएगी तो समझ जाऊंगा कि वो नोएडा है। हम्म। जी जी। तो उसके बाद आप 97 में यहाँ आए नोएडा में एज ए जिला उद्योग केंद्र के उसमें, क्योंकि जब गौतम बुद्ध नगर जिला बना था और उसके बाद आपने उद्योगों के बारे में सोचा उस समय, तो जो 84 से 97 के बीच में कोई डेवलपमेंट आपको दिखा या क्या बदलाव दिखा, और उस समय का अनुभव जो उद्यमियों के साथ भी, और कोई दिलचस्प वाकया आपको याद आता हो? जी। विनोद जी, नोएडा मेरा आना
भी एक संयोग मात्र है। जी। मैं गाजियाबाद जिले का एक ऐसा जनरल मैनेजर था जो वहाँ लोकप्रिय था। हम्म। और मुझे वहाँ से न तो कोई हटाना चाहता था, न तो प्रशासन के लोग यानी शासन के लोग। हम्म। क्योंकि एक ऐसा जिला जहाँ पर शांति हो और कोई विवाद न हो, हम्म। ऐसे अफसर को लोग हटाना नहीं चाहते कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके हटने के बाद कोई विवाद आ जाए। हम्म। और उस मेरे आने के पहले वो विवादित था, इस वजह से भी मुझे वहां लोग रखना चाहते थे। हम्म। लेकिन मुझे 4 वर्ष बीत चुका था और मैंने कहा कि मुझे मेरी जरूरत यह है कि इसमें बच्चे मेरे पढ़ने स्कूल और कॉलेज गोइंग हैं, इंटरमीडिएट तक पहुंचेंगे, तो हम्म। क्यों ना मुझे आसपास के जिले में भेज दिया जाए। तो हम्म। मैं बुलंदशहर चाहता था, लेकिन संयोगवश ये जिला उस समय जल्दी ही बना था 1997 से। हम्म। तो जिस अधिकारी को यहाँ भेजा गया, हम्म। उस अधिकारी ने अ, बहुत ही अपनी निराशाजनक समस्या बताई कि साहब वहाँ न तो कार्यालय है। हाँ। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो औद्योगिक प्राधिकरण थे, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ करके सिस्टम हुआ करता था, हम्म। जो औद्योगिक प्राधिकरण के क्षेत्र में औद्योगिक विकास को देखता था। हाँ हाँ। और उद्योग विभाग के ही लोग रहा करते थे, और प्राधिकरण के भी उद्योग विभाग के भीतर के अधिकारी भी होते थे। हम्म। एडीओ हमेशा उद्योग विभाग जो प्रशासन का था उसका एक अधिकारी होता था। जी जी। तो उस अधिकारी ने अपनी लाचारी जताई कि साहब मैं यहाँ बहुत सफल अधिकारी नहीं हूँ, न कार्यालय है, न दफ्तर है, न हम्म। कागज है, न बजट है। हम्म। डीएम साहब खुद ही उस समय किराए के ग्रेटर नोएडा के एक जगह पर अपना कलेक्ट्रेट चलाते थे। हम्म। तो शुरुआती दौर था। हम्म। तो उन लोगों ने मुझे तय किया हम्म। कि इनको ही भेजा जाए। हम्म। नजदीक भी है गाजियाबाद से, और इनके बच्चे भी पढ़ लेंगे हम्म। और ये वहाँ काम करें। हम्म। खैर मैं आया। कुछ ही दिन बाद चूंकि दोनों ही एडीओ क्लास 2 अफसर होते थे, लिहाजा उनको मेरे कंट्रोल में रखा कर दिया गया। हम्म। फिर धीरे धीरे एडीओ सिस्टम को इसी में इन्फ्यूज कर दिया गया जीएमडीआईसी कार्यालय में। हम्म। और जीएमडीआईसी के रूप में इस तरह से एडीओ सिस्टम को समाप्त करने और जीएमडीआईसी के संस्थान को स्टेब्लिश करने का, हम्म। अगर मैं ये कहूँ, श्रेय समझ लीजिए या संयोग समझ लीजिए, वो मेरे जिम्मे आया। हम्म। और कार्यालय था नहीं, लिहाजा मैंने उस समय सीईओ थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कार्यालय दिया जाए। और जिस तरह का कार्यालय आप एडीओ बैठते हैं, वहां पर मेरा बैठना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां तो इतना सकरा है कि कोई शायद ही एक उद्यमी अगर आ जाए तो हम्म। अधिकारी बाहर रहेगा, और जी। कर्मचारी आ जाए तो भी उद्यमी भीतर नहीं घुस सकता। हम्म। तो फिर मुझे सेक्टर 20 में उन्होंने जगह दिया, और इस तरह से जिला उद्योग केंद्र का हम्म। सूत्रपात किया गया। और हम्म। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही क्षेत्रों में जो औद्योगिक विकास की गति थी, हम्म। उसको आगे बढ़ाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। हम्म। ये तो हुआ उसका संस्थात्मक स्वरूप। जी दूसरा जी। जो इंटरेस्टिंग बात है जी। कि आप जानते हैं कि 1994 से हम्म। देश ने एक नए दौर में प्रवेश किया था, हाँ। जहां औद्योगिक विकास 94 के पहले प्रतिबंधों से गवर्न होते थे। हाँ हाँ। यानी अगर उद्योग लगाना है और आपको रॉ मटेरियल लेना है या कोई और सुविधा लेनी है, हम्म। तो उसके लिए लाइसेंस प्रणाली एक सिस्टम हुआ करता था। जी जी जी। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और 97 98 में उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ने लगा। हम्म। और अब प्रतिबंधों से हट करके हम्म। सुविधा केंद्रित सुविधाओं को देने के आधार हम्म। पर औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। हम्म। तो उस दौर में मैं नोएडा क्षेत्र में हम्म। औद्योगिक विकास करने का जिम्मा मुझे मिला था। हम्म। और वो परिवर्तन कितने सहूलियत के साथ और कितने आसानी से, बिना किसी गतिरोध और विरोध के, हम्म। ट्रांजिशन पीरियड में हम्म। ट्रेवल कर ले, हम्म। इसको निभाने में मेरा रोल रहा। हम्म। तो उस समय ये दो जो, हाँ, आप बोली बोली बोली, हाँ।
और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि धीरे धीरे औद्योगिक विकास अपनी गति पकड़ने लगा। हम्म। फेज 2 हौजरी कॉम्प्लेक्स, फेज 3 जहां केवल इलेक्ट्रॉनिक सिटी का केवल बोर्ड दिखाई पड़ा करता था हम्म। NH24 पर, हम्म। वहां का विकास शुरू हुआ। वहां आवागमन जहां 2017-18 में हम्म। इसलिए नहीं होता था कि रात को वहां पर चोरी या कोई लूट हो सकती है, क्योंकि हम्म। तो सब लोग नोएडा मोड़ हुए के आते थे, जिसको आज अक्षरधाम मोड़ के रूप में लोग जानते हैं, हम्म। गाजियाबाद से या दिल्ली से। हम्म। मगर औद्योगिक विकास ने जब गति पकड़ी तो फेज 3, जो सेक्टर 63 के रूप में पहले शुरुआत में हम्म। सूत्रपात किया गया था, और उसके सामने जो हमारा रेजिडेंशियल सेक्टर नोएडा ने डेवलप किया, जी जी। उससे आज ये प्राइम रोड हो गई है, जो कनेक्ट करती है NH24 को, गाजियाबाद को, दिल्ली को, इंदिरापुरम को। जी जी। तो ये दौर भी मैंने देखा था जब वहाँ कुछ भी नहीं था, हम्म। और आज वो इतना आलीशान और भव्य रूप में दिखाई दे रहा है। हम्म। अच्छा, आपने यहाँ रहते हुए एक बड़ी बात यह है कि आप 97 में आए और 2007 तक यहाँ रहे। तो इस दौर में जो दिल्ली में प्रगति मैदान में मेला लगता था ट्रेड फेयर का, उसमें नोएडा ग्रेट नोएडा को प्रमोट करने की भूमिका में भी आप बड़ी महत्वपूर्ण स्थल पर रहे। तो उस दौर का भी कोई बदलाव दिखा कि इतने दिनों में वहां पे क्या क्या हुआ, क्योंकि नोएडा और ग्रेट नोएडा को रिप्रेजेंट करने का काम आप ही लोगों का था वहां पे। जी बिल्कुल आपने सही बिंदु पर आज बात शुरू की है। ये जी। मैंने आपको ये जिक्र किया कि प्रतिबंधों से हटकर सरकार ऐसे औद्योगिकरण की तरफ ध्यान दे रही थी हम्म। जहां उसको वो सब सुविधाएं मिले जिससे वो निवेश करने के लिए उत्सुक हो। हम्म। तो दो मुख्य उसके केंद्र बिंदु थे। पहला था कि एक उत्तर प्रदेश ने एक औद्योगिक नीति बनाई, हम्म। और वो नीति थी सिंगल विंडो क्लियरेंस, हम्म। यानी जिसको उद्योग लगाना हो हम्म। उसको नोएडा के भीतर जमीन अलॉटमेंट से लेकर इंडस्ट्री को हम्म। फंक्शनल करने तक जितनी जरूरत होती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन की, बिजली की, जी। फैक्ट्री की, हम्म। ये सब सुविधाओं को एक सिंगल फॉर्म में किया गया, हम्म। और कहा गया कि नोडल पॉइंट जिला उद्योग केंद्र रहेगा। हम्म। सभी विभागों ने अपनी सहमति दी, और एक टाइम बाउंड मैनर में लोगों को स्वीकृतियां निर्गमन शुरुआत हो गई। हम्म। डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल तौर पर जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होते थे, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CEO उसके अध्यक्ष होते थे, उस प्राधिकृत समिति के। हम्म। परिणाम स्वरूप लोगों को 10 जगह दौड़ने की समस्या से थोड़ा सा निजात मिला, हम्म। और सहूलियत के नाम पर उनके काम होने लगे। हम्म। ये तो हुआ जो नए उद्योग लगा रहे थे, जी जी। लेकिन और लोगों को उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने का मुहिम, जो आजकल आप देखते हैं कि निवेश के लिए लोग रोड शो करते हैं, जी जी। जी इसकी शुरुआत उस समय हुई प्रगति मैदान में, जिसको आज भारत मंडपम कहा जा रहा है। जी। जी। वहां पर हर स्टेट का अपना पेवेलियन हुआ करता था। हम्म। उत्तर प्रदेश पवेलियन भी था। हम्म। मैं वहां का बहुत कई वर्षों तक इस काम के साथ साथ इंचार्ज भी था। हम्म। तो वहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, हम्म। अपनी योजनाओं को वहां पर डिस्क्रिप्ट करते थे, हम्म। और अपनी जो उनके आवंटन के नीति थी, जो आवंटन के दर थे, वो जी। वहां पर फॉर्म भी उपलब्ध कराते थे, ताकि अगर कोई औद्योगिक निवेशक आए हम्म। तो न केवल वो इसको महसूस करे कि वहां पर एक अच्छा स्थल दिल्ली के नजदीक औद्योगिक निवेश का बना हुआ है, हम्म। बल्कि वो इससे भी आगे बढ़कर अगर फॉर्म लेना चाहे तो फॉर्म ले ले, हम्म। और जमा करना चाहे तो जमा भी कर दे। तो उसको एक तरह से जिसे कहते हैं ना, सकारात्मक पहल करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ने, तब तो यमुना अथॉरिटी शुरुआत नहीं हुई थी, हम्म। और अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू किया। इन्वेस्टमार्ट शुरू हुआ ताकि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो दिल्ली में है, जैसे PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, CII है, फिक्की है, इनके साथ वहां पर दो हम्म। दिन का सत्र रखे जाते थे, डिफरेंट डेवलपमेंटल
सेगमेंट के बारे में, हम्म। जहां पर बताया जाता था और निवेशक अपने प्रस्तावों को और अपने जो उनके निवेश करने के तौर हम्म। तरीके हैं या किस तरह का उद्योग लेकर के आना चाहते हैं, इस पर हम्म। बात होती थी। और एक तरह से लोगों के लिए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में नोएडा उभरता चला गया। हम्म। इस समय मैं देख रहा हूँ कि नोएडा, ग्रेट नोएडा में एक एक्सपो मार्ट बना, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, इस समय प्रदर्शनी हो रही है। नोएडा, ग्रेट नोएडा के डेवलपमेंट में एक्सपो मार्ट की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और मुझे लगता है कि वो उसी दौर में शुरू हुआ जिस दौर में आप थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात है 1998 की। जी। ये एक्सपो मार्ट वस्तुतः गुड़गांव में अच्छा। इस्टेब्लिश होने के अपने अंतिम चरण में फैसले के पहुंच चुका था। अच्छा। संयोगवश भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी प्रभात हम्म। कुमार साहब थे, हम्म। और वो उसके पहले टेक्सटाइल सेक्रेटरी भारत सरकार रह चुके थे। हम्म। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप वहां पर लैंड वगैरह देख लीजिए, सही लैंड मिल जाए जहां पर इस तरह का एक्सपो सेंटर बने हम्म। तो अच्छा है। प्रगति मैदान का एक विकल्प उस प्रदेश में भी चला जाएगा। हम्म। तो जैसे नोएडा को दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए इंडस्ट्रियली और रेजिडेंशियली नोएडा की शुरुआत की गई जी। 1976 में, वैसे हम्म। ही प्रगति मैदान से हटकर एक हम्म। ऐसे एक्सपो मार्ट की, एक्सपो सेंटर की शुरुआत करने की कोशिश हो हम्म। रही थी भारत सरकार द्वारा, जो उसके स्थान पर कुछ और एग्जीबिशंस को ऑर्गेनाइज करा सकें, हम्म। और जिनको जगह प्रगति मैदान में नहीं मिल पा रही है जिन आयोजकों को, उनको इन जगहों पर मिल जाए। हम्म। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उस समय के तत्कालीन चेयरमैन ब्रजेश कुमार साहब से कहा कि भाई अगर आपके यहाँ कुछ प्रस्ताव हो तो इस पर विचार करिए। हम्म। नेगोशिएशन हुआ और मेरे हाथ का पहला अलॉटमेंट ये एक्सपो मार्ट ही है। ग्रेटर नोएडा का मैं एडिशनल काम देखता था, जी जी जी। और उस समय 60 एकड़ उनको दिया गया, हम्म। और उस रेट पर दिया गया जो हम्म। निगोशिएट करके, हम्म। जिससे वो कुछ सस्ता हो गया गुड़गांव से। तो उनको, उनके लिए भी लगा कि हाँ ये जगह ठीक है। और हम्म। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की भी इच्छा रही होगी कि उत्तर प्रदेश में आए, तो इस वजह से उन्होंने अपने निर्णय में बदलाव किया। हम्म। और आज एक्सपो मार्ट एक पहचान बन चुका है, हम्म। न केवल ग्रेटर नोएडा की वरन उत्तर प्रदेश के इस पूरे एनसीआर बेल्ट का। हम्म। अच्छा सर, आप क्योंकि नोएडा गाजियाबाद दोनों जगह रहे हैं, और आसपास में फरीदाबाद में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गांव में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, आप नोएडा को, ग्रेट नोएडा को इस दृष्टि से फरीदाबाद और गुड़गांव से किस तरह से अलग देखते हैं? और नोएडा का जहां तक विकास है, इसकी एक उस समय अड़चन थी, आज तो नहीं है, कि ये किसी भी हाईवे पर स्टैब्लिश नहीं था। जी। ये इनसाइड लोकेशन पर था, और हाँ। कोई भी बाहर से निकलने वाला हाईवे, चाहे NH-24 हो हम्म। या जयपुर की तरफ जाने वाला एक्सप्रेसवे हो, हम्म। कहीं पर यह कनेक्ट नहीं होता था। हाँ जी। गुड़गांव और फरीदाबाद और सोनीपत तीनों की अच्छी लोकेशन यह थी कि जिनको इन जगहों पे नहीं भी जाना है, हाँ हाँ। लेकिन हाईवे से गुजर रहे हैं, तो वो गुड़गांव को देख रहे हैं कि कौन सा गुड़गांव एरिया है और कौन सा फरीदाबाद एरिया है। जी जी जी। ऐसे में नोएडा को एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए, और कैसे ये गुड़गांव जो उस समय ज्यादा उभरा हुआ था औद्योगिक केंद्र, हम्म। एयरपोर्ट भी वहां उससे काफी नजदीक हो गया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम्म। और जिस तरह के निवेशक वहां जा रहे थे, खासकर जापान के, हम्म। कोरिया के, उनको कैसे इस तरफ लाया जाए, इसके लिए नोएडा ने हम्म। अपने ब्रोशर में बाकायदे इसकी एक तुलनात्मक हम्म। टेबल बनाया कि हम्म। नोएडा किस तरह से बेहतर है, हम्म। और गुड़गांव इसके बाद है। इन फैक्टर्स के आधार पर, चाहे वो अप्रोच के आधार पर हो, चाहे इंटीग्रेटेड हम्म। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, हम्म। चाहे कनेक्टिविटी की वजह से नई दिल्ली से बिल्कुल नजदीक होने की वजह से हो, चाहे हम्म। फ्यूचर प्लान, तब तो केवल एक
ही पुल हुआ करता था, और बाद में ये निजामुद्दीन पुल जिसको कहते हैं ये बना। हम्म। इसके बाद डीएनडी बना। तो हम्म। अब डीएनडी के वजह से, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट के वजह से और हमारा एक्सप्लोर हो गया। हम्म। फिर फेज 2 जो केवल हौजरी कॉम्प्लेक्स में केवल हौजरी इंडस्ट्रीज के लिए ही एक आरक्षित जगह थी, जी जी जी। उसको एक्सपेंड किया गया कि नहीं और हम्म। उद्योग भी लग सकते हैं वहां पर। हम्म। फेज 2 एक्सटेंशन को हम्म। एक नाम से एक ऐसी एरिया बनाई गई जहां लार्जर प्लॉट साइज के लोग आए और बड़े उद्योग आए। तो हम्म। जहां लघु उद्योगों पर फोकस हम्म। फेज 1 में था और हम्म। हौजरी कॉम्प्लेक्स में था, जी। फेज 2 एक्सटेंशन और फेज 3 में वो थोड़ा सा मिड साइज इंडस्ट्रीज के ऊपर और लार्जर साइज इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस शुरू हुआ। हम्म। क्योंकि जिस तरह के ऑटो सेक्टर में लोग आ रहे थे, जैसे आप मिंडा हुआ जी। को देखते हैं, या हम्म। उस समय को देखें तो डिक्सन था, नेशनल पैनासोनिक था। हम्म। ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो, सैमसंग भी उसी समय आया था। हम्म। और ये लोग किस तरह के एरिया को चाहते हैं, हम्म। कैसे इनके प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग होती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम्म। एक टेबल तैयार किया गया था कि नोएडा किस प्रकार से प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बेटर है गुड़गांव की तुलना में। हम्म। और उस मार्केटिंग को करने में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने, जिला उद्योग केंद्र के रूप में जहां मैं पदस्थ था, हम हम्म। लोगों ने उन निवेशकों तक जा करके उनसे मिल करके भी उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि ये सिंगल विंडो क्लियरेंस हम्म। और इमीडिएटली आपको गुड़गांव से भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी नोएडा में मिल रही है, आप यहाँ आइए और आपका वेलकम है। हम्म। तो वो जो वेलकम अप्रोच और इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स का जो अप्रोच था, उसने हम्म। नोएडा को बहुत तेजी से औद्योगिक पथ पर बढ़ाया। हम्म। आपसे बहुत बारी इस बारे में बात हुई, लेकिन आपका एक रूप है कवि हृदय का, और आपने पुस्तक भी लिखी है। हमारे दर्शकों को उस भाव को बताइए कि जो आपके कवि हृदय में पैदा हुई, और खास तौर पर आज के संदर्भ में, मानवता के संदर्भ में। आपने रामायण पे भी, भगवान राम के ऊपर भी लिखा है। कुछ सब कविताएं हमारे दर्शकों को भी बताइए सिंह साहब। और वो पुस्तक का नाम क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि शायद एक या दो पुस्तक आपने लिखी है। विनोद जी, कवि होना, लोग कहते हैं ना कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जी। तो यह सौभाग्य का यह पहलू जी। मेरे अंदर कैसे आया, कब आया, ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाना हो तो मैं शायद न समझा पाऊं। जी। जी। लेकिन एक सूत्रपात कभी हुआ होगा जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के जी। शुरुआत में था, क्लास 8 से 10th के हम्म। बीच में। जी। जब किसी एग्जामिनेशन में मेरे मार्क्स कम आए और मेरे गार्जियंस और घर वालों ने इस पर कहा कि भाई ये आप पढ़ाई नहीं करते कायदे से, हम्म। अदरवाइज अच्छा नंबर न आए ऐसा कोई संभावना नहीं थी। जी। तो उस वक्त मैं उन लोगों को क्या समझा सकता हूँ, वो भी उस दौर में जहाँ बड़ों का उत्तर देना हम लोगों के लिए असभ्यता मानी जाती थी। जी। तो मैंने एक 4 लाइन लिख करके उनका तक पहुंचाई अपनी बात। हम्म। तो अब वो 4 लाइन इसलिए केवल कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये बीज उस समय दिमाग में रहा हो जो। तो मैंने वो 4 लाइन ये लिखी कि वो ख्वाब वो तमन्ना दिल की न टूट जाए, हम्म। मुरझा कहीं न जाए ख्वाहिश की वे लताएं, वाह। हम्म। दे और चोट ज्यादा मत बदनसीब तूफान, ये कांच का जिगर है कहीं चूर हो न जाए। वाह, बहुत सुंदर। तो ये 4 लाइन मैंने उन तक पहुंचाई किसी तरीके से। हम्म। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये तुम लिख सकते हो तो हम्म। तुम्हारा मार्क्स कम आया कोई बात नहीं है, हम्म। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, इसको और मेहनत करो और निखरेगा। जी। तो अब बीज के रूप में आप वो 4 लाइन समझ सकते हैं। हम्म। फिर धीरे धीरे मैं कुछ न कुछ लिखता रहा, बट क्योंकि अपने नौकरी के कार्यकाल में उसको बुक के रूप में 2 वजहों से नहीं मैंने बनाया। एक तो ये हम्म। कि उसके लिए परमिशन पहले सरकार से लिया जाए, जी। नंबर जी। 1।
नंबर हाँ। 2, किताब बिके, कहीं लोग इस बात को न इंगित करने लगे कि हमारे पद प्रभाव से ये किताब बिकने लगी। हम्म। एक तो दिमाग में यह था, और दूसरा यह था कि उतना समय भी नहीं मिलता था कि मैं उसको हम्म। संकलित करने पर अपने पर फोकस करूं, हम्म। क्योंकि अपने उस कार्य में 2014 से 2019 तक मैं शासन के विभिन्न औद्योगिक पहलुओं को देख रहा था, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी मेरा सूत्रपात किया हुआ कंसेप्ट है, जो हम्म। आज अ, पूरे प्रदेश में लागू अ, है, देश पूरे में लागू। प्रदेश और देश में भी वोकल फॉर लोकल के रूप में मशहूर हो गया है, और जी जी। दूसरे प्रदेश और देश इसको कॉपी कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के एक चिट्ठी के आधार पर जो थाईलैंड से लेके भेजे थे वो, कि भाई देखिए इस पर कुछ निर्णय हो सकता है यूपी में क्या, जब हम्म। सब लोगों ने मना कर दिया था, तो मुझे अपनी बात कहने में हम्म। हचकिचाहट के साथ ही मैंने कहा कि साहब, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में यूपी से अच्छा कोई स्टेट नहीं है, जहां हम्म। हर हम्म। तहसील में एक प्रोडक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट है। जी जी। तो खैर वो तत्काल बात उस समय थी, और मुझे ही उन्होंने कहा आप प्रभारी बनेंगे अगर आपके दिमाग में यह बात है, और हम्म। मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इतना पॉपुलर है। जी, हमारे पास फिर 3.5 मिनट का समय है, आप कुछ कविताएं हाँ, तो तो आप उसमें जी। भी ये था। फिर कोरोना काल आ गया, और मैं रिटायर भी हुआ। हम्म। तो मैंने कुछ कविताएं लिखा, और सबसे पहली किताब मेरी निकली मैंने देखा है। मैंने देखा। दैट- और आपने कहा कि अपने गांव के से पहले आप शुरुआत करिए, तो गांव के बारे में भी मैंने एक छोटी सी लिखा है, जिससे आप गांव के लोकेशन समझ सकते हैं। जी। पूरब में गंगा का पावन तट, हम्म। दक्षिण से उत्तर का प्रवाह, हम्म। ऊंचे मस्तक का दर्शन घर, हम्म। विस्तार रखे हर ओर घाट, हम्म। स्नान ध्यान पक्षी विहार, अरुणोदय का रमणीक लाल, हम्म। लगता प्यारा अपना गांव। हम्म। तो एक तो ये गांव के बारे में मैं लिखा, और जी इसी जी। का एक दूसरा संज्ञा बता रहा हूँ। एक हम्म। पूरब पश्चिम का मध्य भाग, हम्म। देवाधिदेव का पूर्णवास, हम्म। तपोभूमि है भक्तों की, मार्कंडेय ऋषि का रुचिर धाम, हम्म। पूरा होता है मनोकाम दर्शन पूजन, रख भक्ति भाव, लगता प्यारा अपना गांव। हम्म। तो ये तो मैंने आपको उस जी। गांव के लोकेशन के बारे में एक मैंने लिखा था। हम्म। और एक मेरे दिमाग में एक ये है कि उत्कर्ष का स्तर क्या होना चाहिए, वो बस 4 लाइन आपको जरूर जी सुनाऊंगा, जी जी। कि आदमी को अचीव क्या करना चाहिए और उसके प्रति क्या भाव हो। हम्म। बनो सूर्य यदि हम्म। नाप सको विस्तार गगन का, वाह। बनो सूर्य यदि नाप सको विस्तार गगन का, हम्म। बनो चंद्र यदि माप सको संत्रास जगत का, हम्म। बनो समीर हर सको अगर संताप सकल का, हम्म। जीवन का संतोष तभी अपना मतलब पा सकता है, हम्म। कल्याण सभी का सुगम बने अभिप्राय अगर जीवन का हो। वाह। तो ये बहुत अभिप्राय सुंदर। के रूप में मैंने आपको अपनी कुछ बातें बताई, हम्म। और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी कुछ कविताओं को भी आपके इस नोएडा के विकास काल के इस परिचर्चा में प्रस्तुत कर सका। बिल्कुल बिल्कुल। आपका धन्यवाद। आपने जो नोएडा के पन्ने पलटे और अपने जीवन यात्रा के जो सुहावने क्षणों को हमारे साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, साथ ही नोएडा के उन संघर्षों को, गाजियाबाद से आने जाने वाले लोगों को, उद्यमियों के आपके साथ जुड़ाव को जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया है, उसके लिए आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि नोएडा शहर की ये यादें जो आपने इस दौरान बिताई हमारे इतिहास में, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाता है कोई भी, वो कहीं ना कहीं हम कहीं दस्तावेजों में दर्ज करते हैं, और आज क्योंकि मॉडर्न समय है तो हम विज्ञान इसको हम दर्ज कर रहे हैं वीडियो में। तो मुझे लगता है कि नोएडा शहर के ये अनसुने किस्से हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में दर्ज होंगे, और उसमें आपका ये इंटरव्यू भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी हमें एक उम्मीद है। विनोद जी, बस आपका बहुत एक बहुत एक धन्यवाद। बात आपसे कहूंगा। जी नोएडा के लोग जितने उद्यमी और अध्यवसायी हैं, उतने जी। ही सहयोगी भी हैं,
और जी अगर उनको उचित बात बतला दीजिए तो जी उस रास्ते को अपनाते भी हैं। जी। तो नोएडा के उद्यमियों के लिए भी और नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए भी मेरी यही भाव है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और नोएडा शहर के 50वें वर्ष में जो ये शामिल हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको भी बधाई और आपका शुक्रिया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।